ये पंजाब PCS 2018 का जनरल स्टडी पेपर 1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस किए गए हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हैं ये दूसरे वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं और उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, इसका आंसर है सी, प्रेशर ऑफ एयर। नाउ सी one by one we see the options. First is the density of air. Velocity of sound in air is inversely proportional to the density of air. और जितनी एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी साउंड की वेलोसिटी कम होगी, और जितनी एयर की वेलोसिटी कम होगी उतनी साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सेकंड इज टेम्परेचर ऑफ एयर। साउंड की द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ एयर। एंड ऑप्शन डी इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। मतलब जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतने जो एयर की है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ द प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशर ऑफ एयर अगर वेरी करता है तो उससे साउंड की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अनलेस कि उसका जो एयर का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सेकंड इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसका आंसर है ए, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल लाइन। एक्चुअली जब लाइट कोई लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल लाइन। तो इस केस में क्या है कि लाइट जो है ये एयर से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ये इसमें ग्लास में जा रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसलिए जब इसमें एंटर होगी तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल लाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनमें यूज़ होता है एंडोस्कोपी में, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। तो एंडोस्कोपी क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंडोस्कोपी वाले ये डॉक्टर यूज़ करते हैं, ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को उनका इमेज देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो और इनमें ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ आगे इनके लेंस लगा होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इट हैपन्स इन द ऑप्टिकल फाइबर्स। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इनमें से जो सिग्नल्स हैं एंडोस्कोप में से, तो ये काफ़ी डिस्टेंस तक बिना अपनी स्ट्रेंथ लूज़ किए वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो एनीवे डिटेल में ना जाते हुए तो एंडोस्कोपी जो है ये दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ radioactive substance is 70 days. 1 gram of the same substance will become 0.25 gram after. हाफ लाइफ पीरियड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का वो होता है जिसमें कि वो पीरियड होता है, वो टाइम होता है, वो दिन होते हैं जितने दिनों में या सालों में कोई भी जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसकी मात्रा हाफ रह जाए। सपोज हमारे पास 100 ग्राम सब्सटेंस है, अगर वो 70 डेज़ के बाद 50 ग्राम रह जाता है तो इसको हम कहेंगे कि उसका हाफ लाइफ जो है ना वो 70 डेज़ है। इस केस में उसने कहा है कि 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, तो 1 ग्राम सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ है 70 डेज़, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस जो है 70 डेज़ के बाद वो आधा ग्राम रह जाएगा जिसको हम 0.50 ग्राम 0.50 ग्राम भी उसको हम लिख सकते हैं। ये 0.50 ग्राम सब्सटेंस है ये अगले नेक्स्ट 70 डेज़ में हाफ रह जाएगा, मतलब 0.50 ग्राम हाफ ऑफ कर कितना रह जाएगा 0.25 ग्राम। तो इसलिए जो 70 डेज़ प्लस 70 डेज़ मतलब पहले वाले 70 डेज़ जब 1 ग्राम सब्सटेंस आधा ग्राम रह गया, फिर तो अगले 70 डेज़ जब आधा ग्राम सब्सटेंस फिर आगे कम होकर 0.25 ग्राम रह गया, टोटल 70 प्लस 70 140 डेज़ हो गए। तो इसका आंसर ए होगा 140 डेज़। नेक्स्ट इज आयोडाइज साल्ट इज है, इसका आंसर है ए, मिक्सचर ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड कॉमन साल्ट। आयोडाइज साल्ट जैसे घरों में हम जैसे नमक होता है टाटा नमक जैसे या और भी हैं, तो इनमें ये सारे आयोडाइज साल्ट होते हैं। तो आयोडाइज साल्ट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है कि सिर्फ आयोडाइज साल्ट ही जो है वो कंजम्पशन के लिए जो सेल किए जा सकते हैं। तो
इस ये जो आयोडाइड साल्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसमें पोटेशियम आयोडाइड कुछ मात्रा में मिक्स किया होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ विनेगर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ, विनेगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं सिरका, तो ये इसमें एसिटिक एसिड होता है और एसिटिक एसिड की मात्रा 5 से 20% तक होती है। तो 5 से 20% तक ये जो एसिटिक एसिड है वाटर में डिज़ोल्व किया होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और लिटमस केमिस्ट्री के लैब में यूज़ किया जाता है, ये एसिड और बेस में डिफरेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लिटमस जो डाई होती है एक तरह की, ये लाइकन से ऑब्टेन की जाती है। लाइकन जो होते हैं ये दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो कई स्पीसीज़ हैं लाइकन की जिनसे लिटमस डाई जो ऑब्टेन की जाती है। तो इसमें मेन जो स्पीसीज जिनसे ऑब्टेन की जाती है वो है रुक्सेला टिंक्टोरियम, और रोक्सेला टिंक्टोरियम के बिना और भी स्पीसीज जैसे रोक्सेला फ्यूसीफॉर्मिस है, पार्मोट्रीमा टिंक्टोरियम है, और भी स्पीसीज हैं जिनसे लिटमस ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इन एन अनडैमेज ब्लड वेसल कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रम्बिन टू थ्रम्बिन इज प्रिवेंटेड बाय। देखो अनडैमेज ब्लड वेसल जो हमारी खून की नाड़ियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं बॉडी के, उनमें ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता, क्योंकि क्लॉट होने में एक जो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि प्रोथ्रम्बिन का थ्रम्बिन में कन्वर्ट होना जरूरी है। प्रोथ्रम्बिन एक प्रोटीन होती है, उसका थ्रम्बिन में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो लेकिन और ब्लड में कौन सी चीज़ है जो नॉर्मल हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। ब्लड में हमारे एक्चुअली केमिकल होता है जो लिवर बनाता है, उसको बोलते हैं हेपरिन, ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हेपरिन जो है ये इंटैक्ट ब्लड वेसल्स या अनडैमेज हमारे जो बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो इसलिए जो हमारी बॉडी में अपने आप ब्लड क्लॉट नहीं करता है। हाँ, जब कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट करता है, वहाँ पर क्या होता है प्रोथ्रम्बिन थ्रम्बिन में कन्वर्ट होता है, तो और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, और भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, उससे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। सो एनीवे आंसर इज हेपरिन डी। Next is Virgin of Rocks. Virgin of Rocks is the masterpiece of which painter? Virgin of Rocks जो है ये दिस इज मास्टरपीस ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। ये एक इटालियन पेंटर थे। जो वर्जिन ऑफ रॉक्स है ये एक्चुअली दो पेंटिंग्स हैं। ये दोनों पेंटिंग लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई थी, और इनमें से जो एक पेंटिंग है वो पेरिस में है, और दूसरी पेंटिंग जो है ये लंदन म्यूज़ियम में है। तो ये इनको वर्जिन ऑफ रॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें चार जने हैं। एक तो है वर्जिन मैरी जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर हैं, और साथ में चाइल्ड फॉर्म में इसमें जीसस क्राइस्ट हैं, और उनके साथ जॉन द बैप्टिस्ट हैं, और वहाँ साथ में जो चौथा है वो एक एंजल है। तो चार जने हैं, और और जो ये पिक्चर की बैकग्राउंड है ये रॉकी है, मतलब रॉक्स हैं आसपास किसी रॉकी जगह पर, जैसे ना रॉक्स वाली जगह पर बैठे हुए हैं वो चारे जाने। तो इस तरह की बैकग्राउंड में ये पेंटिंग बनाई गई है, तो इसलिए इसको वर्जिन ऑफ रॉक्स कहा जाता है इन पेंटिंग्स को। सो इसका बनाया था लियोनार्डो डा विंसी ने। नेक्स्ट है हु गेव द आइडिया ऑफ पेनी पोस्ट फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन। देखिए इसका आंसर है ए, रोलैंड हिल। तो ये जो पेनी पोस्ट है, ये पेनी पोस्ट जो है ये पोस्ट ऑफिस में इम्प्लीमेंट की गई थी स्कीम। तो और ये आइडिया था रोलैंड हिल का, ये इंग्लैंड में की गई थी पेनी पोस्ट। पेनी पोस्ट में क्या था कि कोई भी बंदा एक पेनी देकर अपनी कोई भी लेटर या पार्सल जिसका वेट 1 पाउंड से कम हो उसको कहीं भी भेज सकता था। डिस्टेंस का कोई मायने नहीं था, किसी भी डिस्टेंस से कितनी भी दूरी तक एक पेनी देकर भेज सकता था। तो ये काफ़ी सस्ता तरीका था कम्युनिकेशन का। तो इसका आइडिया 1 पेनी वाला जो आइडिया था, पेनी पोस्ट का आइडिया, जो रोलैंड हिल का था। और जो पोस्टल स्टैम्प्स जो हम जो पोस्ट ऑफिस में यूज़ करते हैं ये भी इन्हीं की इन्वेंशन है, रोलैंड हिल की ही इन्वेंशन है। अच्छा, नेक्स्ट है इन 1775 वेयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉट व्हेन 1000 ब्रिटिश सोल्जर मेट द कॉलोनियल मिलिशिया। देखिए जी, जो 1775 में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो फर्स्ट बैटल हुई थी, इट हैपेंड इन लेक्सिंगटन। तो ये जो फाइट हुई थी ये ब्रिटिश सोल्जर्स और कॉलोनियल मिलिशिया के बीच हुई थी। कॉलोनियल मिलिशिया जो थे ये जो अमेरिकन थे, और अमेरिकन जो गांवों में टाउन्स में रहने वाले लोग थे, इन्होंने हथियार उठा लिए थे, और ग्रुप्स बनाकर ये सभी ब्रिटिशर्स का विरोध करते थे। और इन्होंने फैसला किया था कि ये अपने गांवों में, अपने टाउन्स में ये ब्रिटिश आर्मी है उनको एंटर नहीं होने देंगे।
तो ये जो कॉलोनियल मिलिशिया, इनको कॉलोनियल मिलिशिया कहा गया था, और इन कॉलोनियल मिलिशिया ने ब्रिटिश सोल्जर से फाइट की थी इन 1775 एट लेक्सिंगटन। नेक्स्ट इज हु रोट द डिस्कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। ये एक बुक है डिस्कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी। ये जो बुक थी जीन जैक्स रोसियो ने लिखी थी, इसका ऑप्शन बी ठीक है। तो ये जो बुक थी, इस बुक में जो ऑथर है जीन जैक्स रोसियो, इन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा था कि जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ तो उसमें इनइक्वलिटी कैसे बनी, मतलब जैसे बड़ा छोटा, बड़े लोग छोटे लोग, अपर क्लास लोअर क्लास, रिच पुअर, तो ये सारे जो इनइक्वलिटी जो बनी है ये कैसे डेवलप हुई, तो इसके बारे में इन्होंने स्टडी की है। तो इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। Next is Pakistan Tehreek-e-Insaf is one of the prominent political parties in Pakistan. Which of the following belongs to the above political party? देखो तहरीक-ए-इंसाफ जो पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, ये इमरान खान की पार्टी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और आजकल जो है ये इमरान खान ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और यही पार्टी पावर में है, और ये पार्टी की जो स्थापना है ये 1996 में की गई थी। नेक्स्ट इज़ व्लादिमीर इलियच उलवनोव वाज पॉपुलरली नोन एज। ये जो व्लादिमीर इलियच उलवनोव जो थे, ये लेनिन का नाम था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लेनिन। तो लेनिन जो थे ये जो रशिया के एक रेवोल्यूशनरी थे, और बाद में वो रशिया के, यानी कि जिसको हम बाद में यूएसएसआर कहते हैं, तो रशिया के जो यूएसएसआर के वो हेड भी बने थे। नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क वाज पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। देखिए ये जो ट्रीटी थी ब्रेस्ट लिटोव्स्क की जो ट्रीटी थी, इट वाज साइंड बिटवीन रशिया एंड सेंट्रल पावर्स, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो रशिया और सेंट्रल पावर्स, ये इसमें क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय रशिया, इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या था कि रशिया ने मान लिया था कि वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उससे विदड्रॉ हो जाएगा, मतलब उससे वार से हट जाएगा। एंड दिस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द रशिया एंड सेंट्रल पावर इन 1918। अब सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री थे, इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट है नेम द टू जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर फोर्स्ड टू अपेंड देयर सिग्नेचर्स ऑन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इन 1919। देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड करने में इस ट्रीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और ये ट्रीटी जो थी ये जो अपने जर्मनी और एलाइज के बीच, जो अलाइड फोर्सेस थी उनके बीच साइन की गई थी। एंड दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन 28 जून 1919 एंड इट वाज साइंड एट द पैलेस ऑफ वर्सेलिस नियर पेरिस। तो इसलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी बोलते हैं। और जर्मनी की तरफ से मुलर और बेल, इन दोनों को फोर्स किया गया था कि आप इस पे सिग्नेचर करें। इट वाज अ क्वाइट ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर द जर्मनी। तो एंड दिस ट्रीटी ऑन द जर्मन साइड, दिस ट्रीटी वाज साइंड बाय हरमन मुलर एंड जोहानिस बेल। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन बारबेरोसा वाज द कोड नेम फॉर द इन्वेजन ऑन विच कंट्री। जो ऑपरेशन बारबेरोसा था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये ऑपरेशन इट वाज और ये ऑपरेशन था जर्मनी सेना का, और इसके अंतर्गत क्या था कि जर्मन सेना ने यूएसएसआर में इन्वेड करना था, मतलब उस पर धावा बोलना था और यूएसएसआर में एंटर होना था। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, यूएसएसआर में जर्मनी सेना ने एंटर होना था, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट इज हड़प्पन सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ। हड़प्पन सील्स किस चीज़ की बनी हुई थी, मोस्टली बनी हुई है, मोस्टली हड़प्पन सील्स स्टीएटाइट की बनी हुई है। स्टीएटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है। नेक्स्ट इज द लीडर ऑफ जैन गना वाज नोन एज। देखो जैन गना का लीडर को गनादर कहा जाता था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया गनादर, मतलब ऑप्शन बी इसका, द लीडर ऑफ द जैन गना वाज नोन एज गनादर, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Next is Ibn Battuta, the famous Muslim explorer who came to India during the times of Muhammad bin Tughlaq, belong to which country? देखिए इब्न बटूटा जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और ये मोरक्को से आया था, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
Next is who was the Persian appointed by Ashoka to administer the western province. देखो अशोका ने अपने जो वेस्टर्न प्रोविंस थे मतलब जो सौराष्ट्र रीजन था उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पर्शियन को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर और उसका नाम था टुसापा। तो टुसापा को टुशापा करके भी बुक में TUSHAP करके भी लिखा जाता है। नेक्स्ट इज कुंवर सिंह was the leader of revolt of 1857 in which of the following states? कुंवर सिंह 1857 के रिवोल्ट में कहाँ से लीडर थे? इसका ऑप्शन बी है बिहार। एक्चुअली वो बिहार में एक जगह है जगदीशपुर और ये वहाँ से 1857 में ये रिवोल्ट के वहाँ के लीडर थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी बिहार। नेक्स्ट इज दस्तक सिस्टम which was adopted by British in the initial stages of their expansion was related to the। देखिए जो दस्तक सिस्टम है ये इंडियन रूलर्स द्वारा जो इंडियन रूलर्स के रूल में हुआ करता था, जैसे नवाब ऑफ बंगाल थे या मुग़ल थे वहाँ पर हुआ करता था। तो ये क्या करते थे ये नवाब जो अपने मुग़ल रूलर्स क्या करते थे कुछ को ये अपने दस्तक इशू क्या करते थे। दस्तक मतलब एक परमिट होता था, इस परमिट के अंतर्गत क्या था कि जिसको इशू हो जाता था वो बिना टैक्स पे किए कहीं भी उनके रूल में किसी उनके टेरिटरी में कहीं भी वो बिना टैक्स पे अपना व्यापार कर सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था इन्होंने दस्तक इशू करवा लिया था, मतलब दस्तक मतलब कि परमिट इशू करवा लिया था। तो उस परमिट मतलब परमिट इशू करवा लिया था फॉर द टैक्स फ्री ट्रेड। तो इस दस्तक को इशू होने के बाद ब्रिटिशर्स जो थे ये अपना टैक्स फ्री ट्रेड वहाँ पर उनके टेरिटरी में मुग़ल टेरिटरी में या बंगाल के जो नवाब थे उनकी टेरिटरी में कर सकते थे। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा डी ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशन, मतलब एक तरह की जो प्रिविलेज या कंसेशन थी कि वो अपना ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, तो इसलिए ऑप्शन डी। Who among the following was the reformer and philosopher from Ramanandi Sampradaya in the lineage of Jagadguru Ramanandacharya? अच्छा, इसमें है रामानंदी संप्रदाय और जगतगुरु रामानंदाचार्य। इसका करेक्ट आंसर है इसका ए रामानंदा। एक्चुअली क्या है कि ये रामानंदी संप्रदाय जो इसकी स्थापना की थी इन्होंने रामानंदा ने, और जो रामानंदी संप्रदाय का जो भी इसकी सीट पर हेड होता है उसको बोलते हैं जगतगुरु रामानंदाचार्य। और जब एक की डेथ हो जाती है किसी गुरु जो इसका जो हेड होता है जिसको रामानंदाचार्य कहा जाता है उसके बाद कोई दूसरा बंदा उसके बाद जगतगुरु रामानंदाचार्य बनता है और उसके बाद फिर तीसरा एक लीनेज चलती है, तो एक कड़ी चलती है एक सीरीज़ चलती है, इस तरह चलती रहती। तो सबसे पहले इस लीनेज में जो सबसे पहले थे वो थे रामानंद। तो ये संप्रदाय की शुरुआत रामानंद ने की, उनकी डेथ हुई, उसके बाद जो भी गद्दी पर बैठा उसको जगतगुरु रामानंदाचार्य की उपाधि दी गई। फिर उनकी डेथ के बाद जो बैठा उसको भी जगतगुरु रामानंदाचार्य की उपाधि तो दी गई। तो ये जो लीनेज है तो इस लीनेज में जो नीचे दिए गए नाम है उसमें नाम आएगा रामानंदा का। तो जो फर्स्ट थे इसमें इस लीनेज में ही वर्ष रामानंदा, तो आंसर ए इसका सही है। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ विदय माधव इज़ नरेटेड इन। ये जो विदय माधव की स्टोरी है ये हमें मिलती है यजुर्वेदा में। तो यजुर्वेदा का एक ब्राह्मण है उसको सतपथ ब्राह्मण बोलते हैं, उसमें ये स्टोरी दी गई है। जो वेद्स होते हैं ना उनके आगे पार्ट्स हैं आगे, जैसे समृद्धि है, ब्राह्मण है, अरंक्यस है, उपनिषद हैं, ये आगे इनके इनके वेद ये जो वेद्स हैं उनके पार्ट हैं। तो हर एक वेद के आगे ब्राह्मण्स है, मतलब जैसे उसका जो हर के आगे ब्राह्मण्स हैं। तो यजुर्वेद है इसका भी एक ब्राह्मण है, इसको सतपथ ब्राह्मण कहा गया है। तो इस ब्राह्मण में ये वाली स्टोरी दी गई है, विदय माधव की स्टोरी दी गई है। जो सतपथ ब्राह्मण है ये सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण है और लार्जेस्ट ब्राह्मण है। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन आ गया बी यजुर्वेदा।